हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने चैनल वी पाठशाला पर मैं आप सभी प्रशिक्षुओं का स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी प्रशिक्षु स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, तो देखिए आपका डीएलएड थर्ड सेमेस्टर में पेपर आपका जो दूसरा है समावेशी शिक्षा में आज आपकी क्लास नंबर 5 होने वाली है। तो अभी तक हमने प्रतिभाशाली बालक और आपके जो है दिव्यांगजन बालक उन सब के बारे में देखा। तो आज की क्लास में हम मंदबुद्धि बालक के बारे में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं मंदबुद्धि बालक होते क्या, क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे कि मंदबुद्धि बालक कौन से होते हैं, उन्हें हम क्यों मंदबुद्धि बालक कहेंगे, उनके क्या लक्षण हैं, उनकी क्या विशेषताएं हैं, उन्हें कैसे शिक्षा देनी चाहिए, इन सब पर हम आज बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं मंदबुद्धि बालक। ऐसा बालक जिसका बुद्धि लब्धि स्तर कितना 70 से कम होता है, यह मंद बुद्धि के श्रेणी में आते हैं। जिन बालकों की बुद्धि लब्धि आईक्यू जो है वह कितना 70 से कम होता है, कितना 70 से कम होता है, 70 से कम होता है, उन्हें हम मंद बुद्धि की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, अब देखिए जीन इटाई, सबसे पहले जो एक शिक्षा शास्त्री हैं जीन इटाई, ठीक है, उन्होंने क्या किया, विक्टर नामक बालक पर अध्ययन किया। किस पर अध्ययन किया, तो विक्टर नाम का जो बालक था उस पर अध्ययन किया। ठीक है, मंदबुद्धि बालक का अध्ययन किस पे किया, तो विक्टर नामक बालक पर अध्ययन किया। किसने किया, जीन इटाई ने किया सबसे पहले। और इनकी एक बुक आई, उसका नाम था वाइल्ड बॉय ऑफ एवेरॉन। क्या था, वाइल्ड बॉय ऑफ एवेरॉन, इनकी बुक का नाम था। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि ये एक बुक है जहाँ से मंदबुद्धि बालक का थोड़ा सा इन्होंने क्या किया, अध्ययन किया और फिर यहाँ से ही शुरुआत हुई थी। ठीक है, आगे देखते हैं। तो आगे है इनके जीन इटाई के शिष्य हैं एडोल्ड सैगुइन। कौन है, एडोल्ड सैगुइन। यह फ्रांस की राजधानी जो है पेरिस, फ्रांस में ऐसे बालकों के लिए प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना करते हैं। तो देखिए जीन इटाई सबसे पहले क्या करते हैं, मंदबुद्धि बालक का अध्ययन करते हैं। और किस पर अध्ययन करते हैं, तो विक्टर नामक बालक पर अध्ययन करते हैं। फिर एक उन्होंने क्या किया, बुक लिखा वाइल्ड बॉय ऑफ एवेरॉन। और फिर उनके शिष्य, जीन इटाई के शिष्य जो है एडोल्ड सैगुइन, यह फ्रांस में ऐसे बालक के लिए एक प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना करते हैं। ठीक है, उस टाइम इनके शिष्य क्या करते हैं, फ्रांस में मंदबुद्धि बालकों के लिए प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना करते हैं। अब उसके बाद देखते हैं यूएसए। ठीक है, यूएसए में वाल्टर फर्नेल्ड ई स्टेट स्कूल खोला गया मंदबुद्धि बालकों के लिए। यह विधिवत रूप से ऐसे बच्चों के लिए प्रशिक्षण का कार्य कर रहा था जो मंदबुद्धि होते हैं। ठीक है, कहाँ पर, यूएसए में वाल्टर फर्नेल्ड ई स्टेट स्कूल। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अभी हम आपको शुरुआत कैसे हुई, कहाँ पर क्या क्या चीज़ें की गई उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपने देखा कि सबसे पहले जो है मंदबुद्धि बालक का जो आईक्यू लेवल होता है वह कितना होता है, 70 से कम होता है। ठीक है, फिर उसके बाद सबसे पहला अध्ययन जो है वो किसने किया, तो सबसे पहला अध्ययन जीन इटाई ने किया, विक्टर नामक बालक पर किया। उनकी बुक का नाम था वाइल्ड बॉय ऑफ एवेरॉन। और इनके जीन इटाई के शिष्य हैं एडोल्ड सैगुइन। यह फ्रांस में ऐसे बालक के लिए प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना करते हैं। वहाँ पर बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं, बच्चों को सिखाते हैं, उन्हें शिक्षा देते हैं। ठीक है, ताकि उनकी जो है मंदबुद्धि है वो थोड़ा कम हो जाए और वह अपने जीवन में कुछ ऐसे कौशल सीख सके ताकि वह अपने जीवन में आगे बढ़ सके और समाज की मुख्य धारा से जुड़ सके। ठीक है, फिर उसके बाद यूएसए में एक विद्यालय खोला जाता है जिसका नाम होता है वाल्टर फर्नेल्ड ई स्टेट स्कूल। ठीक है, यह विधिवत रूप से बच्चों के लिए प्रशिक्षण का कार्य कर रहा था। अब आगे देखते हैं। तो आगे जो है जो डगडेल होते हैं, डगडेल ने क्या किया, तो डगडेल ने उसी टाइम ज्यू के परिवार पर अध्ययन किया और मानसिक मंदता का कारण पारिवारिक बताया। तो देखिए डगडेल जो थे उन्होंने उस समय अध्ययन किया, कुछ परिवार थे, एक परिवार का नाम था ज्यूक परिवार, और वहाँ पर अध्ययन किया और उन्होंने बताया कि मानसिक जो मंदता है वह
पारिवारिक कारण से आता है। ठीक है, फिर उसके बाद एक है गोडार्ड। गोडार्ड ने केली कॉक के परिवार पर अध्ययन किया और मानसिक मंदता का कारण वंशानुक्रम बताया। तो डगडेल ने ज्यूक के परिवार का अध्ययन किया और मानसिक मंदता का कारण पारिवारिक बताया, जबकि गोडार्ड ने केली कॉक के परिवार पर अध्ययन किया और मानसिक मंदता का कारण वंशानुक्रम बताया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं एक व्यक्ति आते हैं, तो इनका नाम है एल.एस. पेनेरोज। ठीक है, क्या नाम है? एल.एस. पेनेरोज। इन्होंने क्या किया है, तो चलिए इनका भी देख लेते हैं हम। ठीक है, इनकी बुक है, बहुत ही फेमस बुक है, बायोलॉजी मेंटल डिफीट। क्या है? बायोलॉजी मेंटल डिफीट। तो एल.एस. पेनेरेज की जो बुक है, एस.एल. पेनेरेज की जो बुक है, उनके बुक का नाम क्या है? बायोलॉजी मेंटल डिफीट। ठीक है, बायोलॉजी मेंटल डिफीट। यह 4 प्रकार की मानसिक मंदता के बारे में बताता है। कितने प्रकार की? 4 प्रकार की। जो इनकी बुक है एल.एस. पेनेरेज जो एक बुक लिखे हैं बायोलॉजी मेंटल डिफीट, उसमें 4 प्रकार की मंदता के बारे में बताया गया है। ठीक है, अब चलिए ये मंदता देखते हैं क्या क्या है। तो यहाँ पर पहली मंदता है माइक्रोसिफेली। क्या है? माइक्रोसिफेली। और दूसरा है हाइड्रोसिफेली। अभी इसके बारे में हम बहुत ही डिटेल से देखेंगे कि माइक्रोसिफेली, हाइड्रोसिफेली, और फिर तीसरा है डाउन सिंड्रोम, मंगोलिज्म जो होता है, और फिर चौथा है क्रेटिनिज्म, जड़ मानवता। ठीक है, माइक्रोसिफेली, हाइड्रोसिफेली, डाउन सिंड्रोम, मंगोलिज्म और फिर क्रेटिनिज्म, जड़ मानवता। ठीक है, चलिए देखते हैं ये क्या होते हैं और इसके बारे में एल.एस. पेनेरोज ने बताया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम माइक्रोसिफेली के बारे में देखते हैं कि माइक्रोसिफेली होता क्या है। ठीक है, माइक्रोसिफेली, देखिए माइक्रोसिफेली में क्या होता है, जो मस्तिष्क होता है, जो बच्चे का मस्तिष्क होता है, मान लेते हैं यहाँ पर जो है बच्चे का मस्तिष्क है, तो बच्चे के मस्तिष्क का जो परिधि होता है, ये जो परिधि होता है ना, ठीक है, परिधि होता है, वो क्या हो जाता है, वो कम हो जाता है, जबकि उससे थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए था, लेकिन इसमें क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है, परिधि जो है वह छोटा हो जाता है। अब जब छोटा हो जाता है तो मस्तिष्क में क्या होता है, एक सेरेब्रम फ्लूइड भरा होता है, द्रव भरा होता है, यह भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होते हैं, जो द्रव भरे होते ये भी क्या हो जाते हैं, वो कम हो जाते हैं। जब इसका परिधि छोटा हो जाता है, ब्रेन का जो परिधि है वो छोटा हो जाता है, तो मस्तिष्क में भरा जो फ्लूइड होता है, जो सेरेब्रम फ्लूइड होता है, जो द्रव होता है, वो भी कम हो जाता है। ठीक है, इसके कारण मानसिक मंदता आती है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर देखिए लिखा भी है कि ब्रेन की परिधि कम हो जाती है माइक्रोसिफेली में, और मस्तिष्क के आसपास भरा हुआ द्रव, जिसे हम सेरेब्रल फ्लूइड कहते हैं, यह क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, 17 इंच के आसपास जो है ब्रेन की परिधि रह जाती है, इसके कारण मानसिक मंदता आ जाती है। ठीक है, तो माइक्रोसिफेली आपने देखा कि माइक्रोसिफेली में क्या हो रहा है कि ब्रेन की परिधि कम हो रही है और उसमें जो फ्लूइड भरा हुआ है, जो सेरेब्रल फ्लूइड है, वो कम हो जाता है, जिससे मानसिक मंदता हो जाती है। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा है आपका हाइड्रोसिफेली। ठीक है, देखिए माइक्रो मतलब कम होता है, तो यहाँ पर माइक्रोसिफेली मतलब जो ब्रेन की परिधि थी वो कम हो रही थी। यहाँ पर हाइड्रोसिफेली है, यहाँ पर परिधि क्या हो जाएगा, यहाँ पर परिधि बढ़ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, परिधि जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, माइक्रो मतलब छोटा होता है और हाइड्रो आप समझ लीजिए बड़ा हो रहा है। तो यहाँ पर सामान्य से ज़्यादा मस्तिष्क की परिधि बढ़ जाती है और मस्तिष्क में भरे हुए द्रव की मात्रा का बढ़ना बढ़ जाता है, मतलब ब्रेन में जो परिधि है वो बड़ी हो जाती है, तो उसमें क्या होता है, सेरेब्रल फ्लूइड जो होता है, जो द्रव होता है, वो भी बढ़ जाता है और इस कारण जो है मानसिक मंदता हो जाती है। देखिए ज़्यादा भी होगा तब भी मानसिक मंदता है, और कम हो रहा है द्रव तब भी मानसिक मंदता है। अगर ब्रेन का जो परिधि है वो बढ़ रहा है तब भी मानसिक मंदता, और कम हो रहा है तब भी मानसिक मंदता। अब आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि अगर मस्तिष्क की परिधि कम होती है तो उसे क्या कहते हैं, हाइड्रोसिफेली कहते हैं या फिर माइक्रोसिफेली कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो आगे है डाउन सिंड्रोम। तीसरा क्या है, डाउन सिंड्रोम।
डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, डाउन सिंड्रोम में होता है जो इसमें 21वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी हो जाती है, जबकि गुणसूत्र कितना होना चाहिए, टोटल 46 होना चाहिए, लेकिन क्या हो जाता है 47 हो जाता है, और बच्चा जो होता है वो कुरूप हो जाता है, बेढंगा हो जाता है, जैसे मंगोल के लोग होते हैं वैसे दिखता है, इसलिए इसे मंगोलिज्म कहते हैं। चलिए देखते हैं, पढ़ते हैं। जाइगोट में 21वीं जोड़ी गुणसूत्र का ट्राइसोमी, ट्राइसोमी मतलब जो है एक्स या एक्स वाई जो भी था उसमें एक और जुड़ जाता है, ठीक है, 3 हो जाता है, जबकि होना चाहिए था 46, जब एक और जुड़ जाएगा, चिपक जाएगा तो कितना हो जाएगा, 47 हो जाएगा। ट्राइसोमी होना इसके कारण जाइगोट में 47 गुणसूत्र हो जाते हैं, ठीक है, जबकि होने कितने, सामान्य कितने होने चाहिए, 46, ठीक है। और बालक मंगोल प्रजाति की भांति दिखने लगता है, जैसे मंगोल के लोग होते हैं वैसे दिखने लगता है। और यह बच्चा जो है मानसिक रूप से कमज़ोर होता है। यह बच्चा शारीरिक रूप से कुरूप दिखाई देता है, थोड़ा बेढंगा दिखाई देता है, जैसे मंगोल प्रजाति के लोग दिखाई देते हैं वैसे, ठीक है, इसलिए इसे मंगोलिज्म कहते हैं। तो डाउन सिंड्रोम के द्वारा जो है मानसिक मंदता होती है। अब चलिए देखते हैं चौथा। तो चौथा है आपका क्रेटिनिज्म, जड़ मानवता, ठीक है। इसमें क्या होता है, तो इसमें बालक मानसिक आधार पर कमज़ोर रह जाता है। इसमें थायरॉक्सिन हार्मोन का असंतुलन बना रहता है, ठीक है, कभी थायरॉक्सिन हार्मोन ज़्यादा स्रावित होते और कभी कम होते, तो इसमें क्या होता है, थायरॉक्सिन हार्मोन का असंतुलन बना रहता है, जिससे सारे शरीर की वृद्धि व विकास भी रुक जाती है, मतलब इससे प्रभावित होती है, ठीक है। और जो है बच्चे का जो दिमाग होता है वो थोड़ा मंद पड़ जाता है, मतलब मानसिक मंदता हो जाती है। तो क्रेटिनिज्म जो जड़ मानवता है वो भी एक कारण है मानसिक मंदता का, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो आपने देखा कि 4 प्रकार थे जो बुक में बताए गए थे, और उन चारों को हमने डिटेल से पढ़ा। अब आगे देखते हैं, आपको कोई पॉइंट नहीं छोड़ेंगे, क्लास पूरी डिटेल से देखिए, क्लास बिल्कुल डिटेल से देखिए, आपको कहीं पर भी अब समावेशी शिक्षा नहीं पढ़ने की ज़रूरत होगी, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, ठीक है। आप डीएलएड का ही नहीं, कोई कंपटीशन एग्ज़ाम दीजिए, अगर वहाँ पर समावेशी शिक्षा है तो आपको अलग से कहीं नहीं पढ़ना पड़ेगा। एक बार नोट्स बनाइए और आप रिविज़न करिए बस, ठीक है, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। चलिए यहाँ पर देखते हैं, अगला पॉइंट है AAMD, अमेरिकन एसोसिएशन मेंटल डेफिशिएंस, ठीक है। इसमें क्या होता है, तो इन्होंने भी जो मानसिक मंदता है उसके बारे में, बच्चों के बारे में बताया गया है कि कितना किसका IQ लेवल होता है। चलिए देखते हैं। APA इसका फुल फॉर्म होगा अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन। इन्होंने बताया कि 4 प्रकार के बच्चों के बारे में इन्होंने बताया, उनके IQ लेवल वहाँ पर जो है, देखिए अमेरिका में जो अमेरिकन एसोसिएशन मेंटल डेफिशिएंस है, वहाँ पर जो APA अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन है, उन्होंने बच्चों की IQ लेवल के आधार पर उन्हें 4 प्रकार का बताया गया है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, मतलब मानसिक मंदता जो होता है कितने IQ लेवल तक के बच्चों में होता है, इन्होंने बताया है। तो आप देखेंगे कि 4 प्रकार के बच्चों के बारे में बताया गया है। पहला है IQ जिसका 52 से होगा कितना, 66, मतलब 52 से 67 तक का होगा। उनकी जो है, उनका जो बुद्धि होगा, जैसे 11 साल के बच्चे होते हैं इतनी बुद्धि उनमें डेवलप होगी, ठीक है, जो पहले मंद बुद्धि बालक होंगे, ठीक है। और दूसरा कितना है, तो दूसरा है जिनका IQ 36 से 51 होगा, उनका जो दिमाग है वह 7 साल के बच्चे होते हैं उनके जैसे होगा। और तीसरा IQ जिसका 20 से 35 है, वह 4 वर्ष के बालक की भांति क्या करेंगे, व्यवहार करेंगे, मतलब उनका मस्तिष्क वैसा होगा। और चौथा है IQ जो है बिलो 20, मतलब 20 से कम जो होंगे वह 2 साल के बच्चों के भांति व्यवहार करेंगे। तो ये अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन के द्वारा बताया गया है IQ के आधार पर 4 प्रकार के बच्चे, ठीक है। पहला है IQ 52 से 66, 11 वर्ष। दूसरा है IQ 36 से 51, 7 ईयर। और फिर तीसरा है IQ 20 से 35, 4 साल के बच्चों के जैसे व्यवहार करेंगे। और फिर चौथा है IQ जो है बिलो 20, मतलब 20 से कम, ठीक है। तो ये 2 साल के बच्चों की भांति व्यवहार करेंगे। अब चलिए इनको डिटेल से पढ़ते हैं, ठीक है।
मंद बुद्धि बालकों को निम्न भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। मंद बुद्धि बालकों को निम्न भागों में बांटा गया है। पहला है EMR, शैक्षणिक आधार पर मानसिक मंद बालक। शिक्षा के आधार पर, शैक्षणिक आधार पर मानसिक मंद बालक। ठीक है, तो चलिए इनके बारे में हम देखते हैं कि क्या है, कैसे है। तो जिनका IQ 50 से 70 के मध्य होगा उन्हें हम शैक्षणिक आधार पर मानसिक मंद बालक कहेंगे। ठीक है, इनका मानसिक आयु कितना होगा? 8 साल। जैसे अभी हमने पढ़ा 51 से 66 ना अमेरिका में बताया गया है, तो वहाँ पर 11 साल के बच्चे के मानसिक आयु रहेगी, लेकिन अपने यहाँ जो है मानसिक आयु 8 वर्ष मानी जाएगी अगर 50 से 70 के मध्य है तो। ठीक है, मानसिक आयु 8 साल की होगी। इन्हें मूर्ख या फिर इन्हें मोरोन चाइल्ड भी कहते हैं। क्या कहेंगे? मोरोन चाइल्ड कहते हैं। शैक्षणिक आधार पर मानसिक मंद बालक हैं। ठीक है, इन बालकों को जीवन जीने योग्य शिक्षा, प्रशिक्षण, हस्तकौशल शिक्षा देना चाहिए। इन बालकों को हम जो है जीवन जीने योग्य प्रशिक्षण दे सकते हैं, जैसे कोई इनको कौशल सिखा सकते हैं। ठीक है, और ये अपना जीवन निर्वाह कर सकते हैं। आगे देखते हैं। इन बालकों का केस स्टडी करके उचित उपचार परामर्श प्रदान करना चाहिए, मनोचिकित्सक को दिखाना चाहिए। तो ये बच्चे क्या होते हैं, अपने जीवन में जो है मुख्य धारा से जुड़ सकते हैं अगर कोशिश की जाए तो। ठीक है, अब चलिए दूसरा देखते हैं। तो दूसरा है TMR। ठीक है, TMR में क्या है? TMR में है ट्रेनिंग मेंटल रिटार्डेड। ठीक है, प्रशिक्षण मानसिक मंद बालक। अभी हमने शैक्षणिक आधार पर, अब हम प्रशिक्षण ट्रेनिंग के आधार पर मानसिक मंद बालक को देखेंगे, जिनका IQ कितना रहेगा? 20 से 50 के बीच। ठीक है, तो इन बालकों को मूढ़ बालक कहते हैं। क्या कहते हैं? इन बालक को मूढ़ बालक कहते हैं। मानसिक आयु लगभग 3 से 7 साल के बालक की भांति यह व्यवहार करते हैं। आगे देखते हैं। तो इन्हें हम क्या सिखा सकते हैं? देखिए, जो भी शैक्षणिक आधार पर था उन्हें हम कोई हस्त कौशल शिक्षा दे सकते हैं ताकि वह मुख्य धारा से जुड़ सके। लेकिन ये जो आपके प्रशिक्षण के आधार पर मानसिक मंद बालक हैं, इन्हें हम ऐसी शिक्षा नहीं दे सकते। इन्हें कैसे शिक्षा दे सकते हैं? इन्हें हम सिर्फ जो है ऐसे बच्चों को टॉयलेट ट्रेनिंग, मतलब उन्हें खुद से टॉयलेट जाना, दंत मंजन मतलब उन्हें मंजन करना, खाना खाने, कपड़ा पहनने की ट्रेनिंग देना चाहिए, ताकि वो अपना बेसिक जो काम है सिर्फ वो पूरा कर सके। बाकी और काम ये पूरा नहीं कर सकते, और काम ये नहीं कर सकते, क्योंकि इनका IQ जो है वो 20 से 50 के बीच में है और इन्हें मूढ़ बालक कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। तीसरा होगा आपका CMR, कस्टडी मेंटल रिटार्डेड चाइल्ड। ठीक है, संरक्षक मानसिक मंद बालक। तो इनके बारे में चलिए देखते हैं। तो इनका IQ जो है वह 20 से कम होगा, बिलो 20, मतलब 20 से कम होगा, और मानसिक आयु 2 साल होगी, या 2 साल के बच्चे की भांति इनका मानसिक आयु रहेगा और वह ऐसे ही व्यवहार करेंगे। ठीक है, ऐसे बालकों को कस्टडी में रखना चाहिए, मतलब संरक्षण में रखना चाहिए, उसकी हमेशा देख रेख करनी चाहिए, क्योंकि वो 2 साल के बच्चों के जैसे ही, बड़े तो हो जाएंगे लेकिन 2 साल के बच्चों के जैसे ही वह व्यवहार करेंगे। ठीक है, यह बालक पूरी उम्र माता पिता पर निर्भर रहते हैं समस्त कार्य हेतु। समस्त पूरे कार्य मतलब वह उनका पूरा जीवन ही जो है वह अपने माता पिता पर निर्भर रहना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें कुछ समझ में नहीं आता, वो कुछ कर नहीं सकते। ऐसे बालकों को जड़ बालक या फिर इडियट कहते हैं। ठीक है, तो अभी हमने देखा, क्या देखा? अभी हमने देखा कि जो बालक हैं उनका हम शैक्षणिक आधार पर मानसिक मंद बालक, और फिर ट्रेनिंग के आधार पर जो है प्रशिक्षण मानसिक मंद बालक, और फिर संरक्षक मानसिक मंद बालक देखें। अब चलिए आगे देखते हैं मंद बुद्धि बालकों की विशेषताएं। तो मंद बुद्धि बालक की विशेषताएं क्या होती है, ताकि कभी हम जब क्लास में पढ़ाने जाएं तो अगर मंद बुद्धि वहाँ पर बालक है तो हम उनकी पहचान कैसे करेंगे, जब तक हम उनकी विशेषताएं नहीं जानते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं शारीरिक लक्षण। मंद बुद्धि बालकों की विशेषताओं में पहला है शारीरिक लक्षण। उनका शारीरिक लक्षण अगर हम देखेंगे कि वह दुर्बल है,
कमज़ोर हैं, बेढंगे हैं, तो हम कहीं ना कहीं अपने मस्तिष्क में सोचेंगे कि शायद ये मंद बुद्धि हो सकते हैं। लेकिन सिर्फ शारीरिक लक्षण के आधार पर ही नहीं, और भी उनका टेस्ट हम लेंगे। ठीक है। दूसरा देखेंगे कि अगर वे संवेगात्मक आधार पर कमज़ोर होते हैं तो वह मंद बुद्धि बालक की श्रेणी में आते हैं। ठीक है। तीसरा है भाषा विकास निम्न स्तरीय होता है। उन्हें समझ नहीं आता कि हमें क्या बोलना है क्या नहीं, जैसे छोटे बच्चे होते हैं कुछ भी बोल दो। ठीक है। तो भाषा विकास निम्न स्तरीय होता है, भाषा की समझ नहीं होती है और संप्रेषण नहीं कर पाते। जब उन्हें भाषा की समझ ही नहीं रहेगी तो वो कम्युनिकेट कैसे करेंगे किसी से भी। ठीक है। तो भाषा विकास निम्न स्तरीय होता है, भाषा की समझ नहीं होती, संप्रेषण नहीं कर पाते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं। तो आगे है इनकी बौद्धिक क्षमताएं जो है, इनकी बौद्धिक क्षमताएं कमज़ोर होती हैं। इनका IQ 70 से कम होता है। आपको क्लास के स्टार्ट में ही हमने बताया कि जो मंद बुद्धि बालक होते हैं उनका IQ जो है 70 से कम होता है। अगला है सामाजिक विकास कमज़ोर होता है। देखिए, जब उनका शारीरिक विकास अच्छा नहीं हुआ, मानसिक विकास अच्छा नहीं हुआ, जब उनका मानसिक विकास और फिर उनका भाषा विकास अच्छा नहीं हुआ है तो सामाजिक विकास कहीं से भी उनका नहीं हो पाएगा, क्योंकि समाज में रहने के लिए हमें मानसिक विकास, शारीरिक विकास और फिर संप्रेषण जो भाषा विकास है उसे स्ट्रॉन्ग करना होता है। ठीक है। आगे है सीखने के आधार पर कमज़ोर या सीख नहीं पाते हैं। तो सीखने के आधार पर ये बहुत कमज़ोर होते हैं। इन्हें कई बार चीज़ों को बताना पड़ता है तभी जाकर थोड़ा बहुत इन्हें समझ में आता है, अन्यथा नहीं समझ में आता। जैसे प्रतिभाशाली बालक है, उन्हें बिना बताए ही समझ में आ जाता है बहुत सारी चीज़ें। ठीक है। आगे है दूसरों पर निर्भर रहते हैं। तो ये बच्चे क्या होते हैं, दूसरों पर निर्भर रहते हैं, जैसे अपने माता पिता पर, क्लास में अपने टीचर्स पर। ठीक है। आगे है चिंता, अवसाद, तनाव, भय से ग्रसित रहते हैं। तो इनको क्या है कि जैसे डरते रहते हैं, इनको तनाव रहता है, कुछ आता नहीं। देखिए, कुछ बच्चे होते हैं कॉन्फिडेंस, जो प्रतिभाशाली बिल्कुल कॉन्फिडेंस होते हैं, उन्हें सब कुछ आ रहा है। ठीक है। वो किसी से कुछ नहीं डरते, एग्ज़ाम में भी किसी से नहीं डरते। लेकिन जब हमें कुछ आ ही नहीं रहा है तो हम डरते रहते एग्ज़ाम में, लोगों से, टीचर से, अपने पेरेंट्स से, है ना। तो ये चिंता, अवसाद, तनाव, भय से क्या रहते हैं, ग्रसित रहते हैं। और ध्यान अभाव जो है, मतलब ध्यान अभाव नहीं पाया, मतलब इनमें क्या होता है, ध्यान का अभाव होता है। ठीक है। यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग में वो होगा, मतलब ध्यान अभाव मतलब एकाग्रता नहीं पाया जाता है। ठीक है। ध्यान का अभाव होता है अर्थात एकाग्रता नहीं पाई जाती है, या किसी भी चीज़ पर ज़्यादा देर तक क्या होते हैं, एकाग्र नहीं रह पाते हैं। ठीक है। अब चलिए देखते हैं, हम उनका विशेषता देख लिए कि मंद बुद्धि बालक की विशेषताएं क्या हैं, तो हम इनको शिक्षा कैसे दे सकते हैं। ठीक है। तो चलिए देखते हैं मंद बुद्धि बालकों की शिक्षा। पहला है केस स्टडी। इनके पूरा मतलब जो है, इनके परिवार में क्या कैसे है, सब कुछ इनके बारे में पूरा जो है एनालिसिस किया जाएगा, पूरा जानकारी लिया जाएगा, तब उनको शिक्षा देनी चाहिए। केस स्टडी करना चाहिए, तब उन्हें शिक्षा देनी चाहिए। अगला है मनोचिकित्सक की सलाह मतलब इन्हें देनी चाहिए, मतलब मनोचिकित्सक से इन्हें सलाह लेनी चाहिए और फिर इन्हें शिक्षा देनी चाहिए। आगे है हस्त कौशल जीवन उपयोगी शिक्षा देनी चाहिए। ठीक है। ताकि यह बच्चे जो है समाज की मुख्य धारा से जुड़ सकें। आगे है व्यवहारिक शिक्षा प्रदान करना चाहिए। ठीक है। अगला है भेदभाव ना करें, इनका मजाक ना उड़ाएं। अगर इनका मजाक उड़ाएंगे तो ये हीन भावना से ग्रस्त हो जाएंगे। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है कि इनको व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा प्रदान करना चाहिए, जिसमें इनकी रुचि हो उनके अनुसार जो है, इनकी योग्यता के अनुसार इन्हें शिक्षा प्रदान करना चाहिए। आगे है मॉन्टेसरी किंडरगार्टन विधि का प्रयोग करना चाहिए इनकी शिक्षा में। ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं अगली हेडिंग कि मंद बुद्धि का कारण क्या हो सकता है। जैसे आपके एग्जाम में आ गया कि मंद बुद्धि का कारण क्या हो सकता है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला है वंशानुक्रम, जो आगे जो है गोडार्ड ने किया था केलिकॉक के परिवार पर। ठीक है। तो वंशानुक्रम जो है माता पिता से प्राप्त गुणसूत्र जीन जैसे डाउन सिंड्रोम मानसिक मंदता का कारण होता है। ठीक है। अगला है गर्भकाल के दौरान माता का नशीले पदार्थों का सेवन करने से भी जो है बच्चा मंद बुद्धि का हो सकता है। अगर वह नशीले पदार्थ का सेवन करती हैं तो इससे भ्रूण अल्कोहलिक सिंड्रोम हो जाता है। ठीक है। जो मानसिक मंदता का कारण बनता है। आगे देखते हैं। तो आगे है गर्भकाल के दौरान चोट
और जिससे चोट लगना, जिससे भ्रूण मस्तिष्क को, जो छोटा बच्चा रहता है पेट में, उसके मस्तिष्क को अगर क्षति पहुंचती है तो वह मंदबुद्धि हो सकता है। ठीक है। और अगला है जन्म के बाद बच्चे को होने वाली गंभीर संक्रमित बीमारियां और जन्म के बाद वह कुपोषण हो सकता है, तो उसमें मानसिक मंदता आ सकती है। जन्म के बाद अगर बच्चे को चोट लग जाती है, मान लेते हैं मस्तिष्क में, तब भी उसमें मानसिक मंदता आ सकती है। जन्म के बाद नशीले पदार्थों का सेवन करना, अगर वह सेवन करता है नशीले पदार्थों का, तब भी उसमें मानसिक मंदता आ जाती है। तो आज की क्लास में हमने मंदबुद्धि बालक के बारे में सब कुछ जाना, उनकी विशेषताएं, कारण, लक्षण, है ना, और उनको शिक्षा कैसे देनी चाहिए। तो आज की क्लास में हमने जो है मानसिक मंद बालकों के बारे में पूरी जानकारी ली। अब नेक्स्ट क्लास में जो अगली क्लास होगी उसमें हम बाल अपराधी, जो बालक अपराध होते हैं, उनके बारे में देखेंगे, पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। तो आपको क्लास कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुँच जाए। तो क्लास से जुड़ने के लिए, चैनल से जुड़ने के लिए और क्लास के अंत तक बने रहने के लिए सभी प्रशिक्षुओं को धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।